नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। नीट स्नातकोत्तर परीक्षा स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, नई तिथि का फैसला बाद में किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों को आश्वासन दिया, देश में मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। भारतीय औषध महानियंत्रक विदेशी कोविड वैक्सीन के उपयोग के बारे में आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर निर्णय लेगा। देश में अब तक 11 करोड़ 44 लाख कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात से सप्ताहांत कर्फ्यू लागू होगा। कई राज्यों की सरकारों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना से कहा, भविष्य के खतरों से निपटने के लिए दीर्घावधि रणनीति बनाई जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत हाइड्रोजन इकोसिस्टम के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों के उपचुनाव का प्रचार समाप्त। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। समाचार संध्या में अतहर सईद के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कोविड के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि को देखते हुए आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी। ये परीक्षा 18 अप्रैल रविवार को होनी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर कहा कि ये निर्णय मेडिकल छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। देश में चिकित्सा में उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने कहा है कि इसका पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय देश में ऑक्सीजन का भंडार 50,000 मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता 7,000 मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें बढ़ोतरी भी की गई है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस्पात संयंत्रों के पास उपलब्ध अतिरिक्त ऑक्सीजन का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया है कि वे नियंत्रण कक्ष स्थापित करें ताकि जिलों को ऑक्सीजन की सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने महामारी से त्रस्त विभिन्न राज्यों को चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई विदेशी कोविड वैक्सीन के देश में उपयोग के संबंध में अब आवेदन प्राप्त होने के 3 दिन के अंदर निर्णय लेगा। केंद्र सरकार ने अमरीकी एफडीए, ईएमए, यूके की एमएचआरए, जापान की पीएमडीए या आपात स्थिति में उपयोग किए जाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से स्वीकृत कोविड वैक्सीन को अधिकृत करने के बारे में आज ये फैसला किया। सरकार ने मंगलवार को देश में विदेशी कोविड वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के तौर तरीकों को मंजूरी दी थी। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने विदेशी कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति संबंधी नियामक व्यवस्था में कहा है कि संबंधित आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदन जमा करने की तिथि से 3 कार्य दिवस के भीतर इसकी मंजूरी का निर्णय लिया जाएगा। इन टीकों के आपातकालीन स्थिति में सीमित इस्तेमाल की अनुमति सशर्त होगी और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार ही इनका उपयोग किया जाएगा। ऐसी वैक्सीन लगाने के बाद प्रथम 100 लाभार्थियों को
7 दिनों तक निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इन टीकों के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। देश में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक होने की दर घटकर 88.31% रह गई है। इस बीच देश भर में टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 11 करोड़ 44 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 33 लाख से टीके अधिक लगाए गए। पिछले 24 घंटों में देश भर में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय 14,71,000 से अधिक कोविड मरीज उपचार करा रहे हैं, जो कुल संक्रमित लोगों का 10.45% है। पिछले 24 घंटों में देश भर में इस महामारी से 1,038 मौतें भी हुई हैं। अब तक इस बीमारी से 1,73,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों में 93,000 मरीज स्वस्थ हुए। अब तक 1 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। भारत कोविड टीकाकरण के मामले में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 4 दिन का विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव कल समाप्त हो गया। इसके अंतर्गत पात्र लोगों को 1 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टीका उत्सव के दौरान दोनों निजी और सार्वजनिक कार्यस्थलों पर कई जगह नए टीकाकरण केंद्रों के सुचारू परिचालन के कारण महज 4 दिनों में देश में टीकाकरण की दर में खासी तेजी दर्ज की गई है। इसी अवधि में देश ने सुचारू रूप से कार्य कर रहे कोविड टीकाकरण केंद्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि भी दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसाधनों के पूर्ण और समुचित उपयोग करने के लिए दिए गए मंत्र से प्रेरणा प्राप्त करते हुए महज 4 दिनों में लगभग 20,000 नए टीकाकरण केंद्रों के जुड़ने से देश में आज लगभग 70,000 टीकाकरण केंद्र सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। सप्ताह के अंत या सार्वजनिक अवकाश पर भी पहले के इतर लोगों ने भारी संख्या में टीकाकरण केंद्रों पर आकर प्रधानमंत्री की अपील में अपनी पूरी आस्था व्यक्त की। बीते रविवार को टीका उत्सव के पहले दिन ही 27 लाख से भी अधिक कोरोना के टीकों की खुराक लगाई गई। विशेष अभियान के आखिरी दिन देश भर में 33 लाख से भी अधिक खुराकों के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों ने अब तक लाभार्थियों को कुल 1 करोड़ से भी अधिक टीकों की खुराक देने का नया कीर्तिमान प्राप्त कर लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज कोविड-19 की वर्तमान स्थिति और मध्य प्रदेश सरकार के उपायों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पिछले 2 सप्ताह के भीतर राज्य में संक्रमित लोगों में साप्ताहिक रूप से लगभग 79% वृद्धि हुई है। प्रदेश के 44 जिलों में पिछले 30 दिन में सबसे अधिक लोग संक्रमित हुए। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित हैं। बैठक में N95 मास्क, PPE किट्स, हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट और वेंटिलेटर की उपलब्धता तथा ऑक्सीजन की जरूरतों से संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। राज्य सरकार को भीड़भाड़ और अनावश्यक आवाजाही तथा सामाजिक जमावड़े पर रोक लगाने की सलाह दी गई। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने रेलवे, श्रम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल और कोल इंडिया लिमिटेड जैसी केंद्रीय विभागों और प्रतिष्ठानों के अस्पतालों को कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। केंद्रीय गृह सचिव ने सुझाव दिया कि महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार MBBS पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों, नर्सों तथा इंटर तथा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को भी इस काम में लगाया जा सकता है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के उचित इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। राज्य सरकार को सलाह दी गई कि जांच प्रक्रिया को और तेज करे तथा आवश्यकता अनुसार आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, ICU बेड्स और एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जाएगा। ये कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली में सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली में 30 अप्रैल तक सप्ताह के अन्य दिनों में 7 घंटे का कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान मॉल, जिम और स्पा पूरी तरह बंद रहेंगे, जबकि सिनेमाघर 30% क्षमता के साथ खुले रहेंगे।
वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि वर्किंग डेज के दौरान अपने काम पे जाना होता है, लेकिन वीकेंड में अक्सर जो लोग निकलते हैं वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए या दूसरी एक्टिविटीज के लिए निकलते हैं, जो कि कर्टेल की जा सकती है। इसीलिए ताकि लोग ज्यादा संपर्क में न आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन इस कर्फ्यू की वजह से ऐसे लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज हैं और खासकर जो शादियां हैं, उनको हम कर्फ्यू पासेस अलाउ करेंगे। वो कर्फ्यू पासेस के अप्लाई कर सकते हैं और उनको जल्द से जल्द बिना किसी हैरेसमेंट के हम कर्फ्यू पासेस देंगे। वीकली मार्केट्स जो हैं वो एक वीकली मार्केट पर डे पर जोन के हिसाब से अलाउ किया जाएगा। सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले सरकारी कर्मी अपना पहचान पत्र दिखाकर आ जा सकते हैं। सभी निजी चिकित्सा कर्मियों को भी आने जाने की अनुमति होगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से आने जाने वाले लोग भी अपना टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इसके लिए अलग से किसी भी ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाया कि शहर में स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे महामारी के इस दौर में किसी विशेष अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होने की जिद न करें। उन्होंने कहा कि इस समय दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में 5,000 से भी अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं। उन्होंने अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे कोविड रोगियों के लिए निर्धारित बिस्तरों की संख्या बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ बैठक में कोविड महामारी की स्थिति की समीक्षा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजामुद्दीन मरकज में पहली मंजिल पर रमजान के दौरान केवल 50 लोगों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की मंजूरी दी है। न्यायालय ने कहा कि अगर दिल्ली में अन्य धार्मिक स्थल खुले हैं तो मरकज को बंद नहीं किया जा सकता। निजामुद्दीन मरकज को पिछले साल मार्च में कोरोना के शुरुआती दिनों में राष्ट्रीय आपदा से संबंधित नियमों के उल्लंघन के बाद बंद कर दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गुजरात सरकार ने 10वीं और 12वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये निर्णय कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर लिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं राज्य में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए स्थगित कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार गुजरात सरकार अब 15 मई को स्थिति की समीक्षा करेगी और परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा करेगी। परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा और परीक्षाओं की शुरुआत के बीच छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। गुजरात सरकार ने कक्षा 1 से 9 और 11 के सभी छात्रों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रमोट करने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार ने राज्य भर में कक्षा 1 से 12वीं के ऑफलाइन शिक्षण को भी निलंबित कर दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। राज्य में संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद परीक्षाएं स्थगित करने की घोषणा की। परीक्षाओं की नई तिथि मई के पहले सप्ताह में उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद घोषित की जाएगी। राज्य में पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड की गंभीर स्थिति के मद्देनजर 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होने वाली थीं। एक रिपोर्ट। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं अब 30 मई के बाद आयोजित की जाएंगी। विभाग जल्दी ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए सिरे से डेट शीट जारी करेगा। इस बीच राज्य सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। कोरोना संक्रमण से स्कूली बच्चों को बचाने के लिए सरकारी स्कूल 13 जून तक बंद रहेंगे, जबकि निजी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
राजस्थान सरकार ने कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के मद्देनजर पूरे राज्य में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बाजार और दुकानें शाम 5 बजे तथा सरकारी कार्यालय 4 बजे बंद हो जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। विवाह तथा निजी समारोहों में 50 अतिथियों को शामिल होने की अनुमति होगी। इसके लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। 100 से अधिक कार्मिकों वाले कार्यालयों में उपस्थिति 50% रहेगी। शेष कार्मिक घर से काम कर सकेंगे। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में धार्मिक मेलों, उत्सवों और जुलूस पर रोक रहेगी। इस अवधि में सभी शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान तथा लाइब्रेरी बंद रहेंगी। सरकार ने 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों, वरिष्ठ जनों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 साल से छोटे बच्चों को जरूरी काम से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केरल में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने अगले 2 दिन में 2,50,000 कोविड जांच कराने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया कि सरकार राज्य में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक परीक्षण, कड़े प्रतिबंध और सभी के लिए टीकाकरण की 3 सूत्री रणनीति अपनाएगी। राज्य के सभी 14 जिलों को बड़े पैमाने पर तैयारी करने के लिए कहा गया है। विशेष परीक्षण अभियान उच्च जोखिम वाले वर्गों पर केंद्रित होगा। इन वर्गों में चुनावी गतिविधियों में भाग लेने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल हैं। मुख्य सचिव वीपी जॉय ने बताया कि टीके की उपलब्ध खुराकें जल्द ही वितरित की जाएंगी। केंद्र सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि टीके की कोई कमी नहीं होगी। प्रतिबंध के मद्देनजर सभी सार्वजनिक समारोहों के लिए पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। खुले क्षेत्र में कार्यक्रम के आयोजन के लिए 150 तथा बंद जगहों पर 75 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इस बीच केरल में आज 8,126 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 63,650 सक्रिय मरीज हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। लद्दाख में कल एक दिन में सबसे अधिक 208 लोग संक्रमित हुए। एक रिपोर्ट। लद्दाख में इस मौसम में कोविड संक्रमण की संख्या 1000 से अधिक हो गई। कल 208 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही उपचार मरीजों की संख्या 1051 हुई है। इनमें से 985 मरीज केवल लेह में है। कल लेह में एक मरीज की मृत्यु भी हुई। सर्दियों कम होने और बाहर कम शुरू होने ही लोग लद्दाख आना भी शुरू हो गया। प्रशासन लेह हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग कर रहा है। कल 2043 यात्रियों की हवाई अड्डे पर कोविड जांच की गई। आकाशवाणी के लिए लेह से रमेश चंद्र के साथ मैं यांग चंडोलमा। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप पर विचार विमर्श के लिए आज सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल बैठक में प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्य से आए लोगों की जांच किया जाना जरूरी है। इसके लिए सीमा पर कोविड टेस्ट की व्यवस्था करने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम से कम पड़े, इसके लिए कोविड टेस्ट और इलाज की दरें राज्य सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र में जनता कर्फ्यू के पहले दिन आज मिली जुली प्रतिक्रिया रही। गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रहीं, जबकि सब्जी और फल की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी क्षेत्रों में यातायात में जाम की स्थिति बनी रही।
रत्नागिरी जिले में बिना किसी वैध कारण के सड़कों पर घूमने वाले लोगों का अनिवार्य रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया गया। पुलिस की गाड़ियां दिन भर सड़कों पर गश्त करती देखी गई। सिंधुदुर्ग में भी सवेरे सब्जी खरीदने के लिए कुछ लोगों को छोड़कर जिले में तालाबंदी का अच्छा प्रतिसाद देखा गया। इसी तरह के दृश्य नवी मुंबई, रायगढ़ और सतारा जिलों में भी देखे गए, जहां सड़कों पर वीरान सा नजारा था और पुलिसकर्मी सख्ती के साथ स्थिति को संभालते हुए देखे गए। वहीं दूसरी ओर जालना, नांदेड़, धुले, पुणे, मुंबई और नागपुर में कर्फ्यू का कुछ अधिक प्रभाव नहीं दिखा, जहां लोग मामूली कारणों से सड़कों पर निकलते हुए देखे गए और पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए संघर्ष करती। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से संचालित सभी घरेलू उड़ानों को फिर से एकीकृत करने का फैसला किया गया है। कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। 21 अप्रैल से सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को एडवांस्ड टर्मिनल 2 से संचालित किया जाएगा। गो एयर, स्टार एयर, एयर एशिया, ट्रूजेट और इंडिगो के सभी यात्रियों से इस बारे में और जानकारी के लिए संबंधित विमानन कंपनियों से संपर्क करने को कहा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के कारण कर्मचारियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासनिक कार्यालय दरबार स्थानांतरण को जम्मू से श्रीनगर ले जाने का फैसला रोक दिया गया है। इसकी घोषणा उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर की। हालांकि सिविल सचिवालय श्रीनगर और जम्मू दोनों स्थानों पर समान रूप से काम करेगा। फाइलों पर ई कार्यालय के माध्यम से दोनों सचिवालयों के बीच कार्य होगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। नीट स्नातकोत्तर परीक्षा स्थगित, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा नई तिथि का फैसला बाद में किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों को आश्वासन दिया, देश में मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। भारतीय औषध महानियंत्रक विदेशी कोविड वैक्सीन के उपयोग के बारे में आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर निर्णय लेगा। देश में अब तक 11 करोड़ 44 लाख कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय गृह सचिव ने उच्चस्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात से सप्ताहांत कर्फ्यू लागू होगा। कई राज्यों की सरकारों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना से कहा भविष्य के खतरों से निपटने के लिए दीर्घावधि रणनीति बनाई जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा भारत हाइड्रोजन इको सिस्टम के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त। उत्तर प्रदेश की 18 जिलों में पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना से भविष्य के खतरों का मुकाबला करने के लिए क्षमता वृद्धि, दीर्घकालिक योजनाएं और रणनीतियां बनाने का आह्वान किया है। श्री सिंह ने पूर्वी लद्दाख में आकस्मिक घटनाक्रम पर त्वरित और सटीक कार्रवाई पर वायुसेना को बधाई दी। आज नई दिल्ली में वायुसेना के कमांडरों के द्विवार्षिक सम्मेलन में उन्होंने भविष्य के मद्देनजर क्षमताओं के विकास पर ध्यान देने के लिए वायुसेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि युद्ध के बदलते आयामों में अब उन्नत प्रौद्योगिकियां, विषम क्षमताएं और सूचना प्रभुत्व शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना को भविष्य की तैयारियों में इन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। श्री सिंह ने रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि भारत हाइड्रोजन इकोसिस्टम के विकास की ओर अग्रसर है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था नई दिल्ली डायलॉग 2021 विषय पर आयोजित समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में हाइड्रोजन गैस के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के लिए भारत ने अनेक पहल की हैं। उन्होंने कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक रूप से दिल्ली में कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण से 50 बसें चलाई जा रही हैं। श्री प्रधान ने यह भी कहा कि सरकार देश के अन्य बड़े शहरों में भी बसों में इसी मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल की योजना बना रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 10 राज्यों की 12 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। आंध्र प्रदेश की तिरुपति और कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीटों के साथ ही राजस्थान विधानसभा की 3,
कर्नाटक में 2 तथा गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड की एक-एक विधानसभा सीट के लिए शनिवार को मतदान होगा। इस बीच नागालैंड में नोक्सेन विधानसभा सीट के लिए एच चुबाचांग निर्विरोध चुन लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में राज्य के 6 जिलों की 45 विधानसभा सीटों के लिए शनिवार को मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शेष चरणों को एक ही चरण में कराने की अटकलों को खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में चुनाव के शेष चरणों को एक ही चरण में कराने की कोई योजना नहीं है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की शीतलकुची हिंसा मामले में विवादास्पद टिप्पणी करने पर आज शाम 7 बजे से 24 घंटों के लिए उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने उनकी टिप्पणी को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कहा कि इसका कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को चेतावनी देते हुए उन्हें ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा के एक दूसरे नेता सयांतन बसु को चुनाव अभियान के दौरान कथित भड़काऊ बयान देने के लिए नोटिस जारी किया है और उनसे 24 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण रहा। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। आयोग ने बताया कि शाम 5 बजे तक 61% मतदान हो चुका था। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान कोविड से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं। दूसरे चरण का चुनाव 19 तारीख को, जबकि 26 अप्रैल को तीसरे चरण और 29 तारीख को चौथे तथा अंतिम चरण का मतदान होगा। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से हो रहा है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। दोनों ही टीमों में 2-2 बदलाव किए गए हैं। राजस्थान ने बेन स्टोक्स और श्रेयस गोपाल की जगह जयदेव उनादकट और डेविड मिलर को शामिल किया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने शिमरॉन हेटमायर और अमित मिश्रा की जगह कागिसो रबाडा और ललित यादव को जगह दी है। टूर्नामेंट में ललित यादव का ये पहला मैच है। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक 0.5% बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 260 अंक उछलकर 48,804 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 77 अंक बढ़कर 14,581 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 45 पैसे मजबूत होकर 74 रुपये 92 पैसे पर पहुंच गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $66.30 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के 34वें दीक्षांत समारोह में वर्चुअल माध्यम से श्री पोखरियाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना और व्यावसायिक शिक्षा में सृजनात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 तक शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के 50% प्रवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विश्वविद्यालय निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट स्नातकोत्तर परीक्षा स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, नई तिथि का फैसला बाद में किया जाएगा। केंद्र ने राज्यों को आश्वासन दिया, देश में मेडिकल ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। भारतीय औषध महानियंत्रक विदेशी कोविड वैक्सीन के उपयोग के बारे में आवेदन मिलने के 3 दिन के अंदर निर्णय लेगा। देश में अब तक 11 करोड़ 44 लाख कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय गृह सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा की। कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात से सप्ताहांत कर्फ्यू लागू होगा। कई राज्यों की सरकारों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना से कहा, भविष्य के खतरों से निपटने के लिए दीर्घावधि रणनीति बनाई जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत हाइड्रोजन इकोसिस्टम के विकास की दिशा में बढ़ रहा है। विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटों के उपचुनाव का
प्रचार समाप्त। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।